गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। किरचॉफ के धमाल के बाद आज का एक बहुत शानदार टॉपिक फिजिक्स में क्लास 11 से फ्रिक्शन। आज आपके लिए मैं फ्रिक्शन में एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और ये फ्रिक्शन का वीडियो मैं आपको बता दूं पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का भी हो सकता है फिर से। और इस फ्रिक्शन के 1 आवर के वीडियो में दोस्तों पूरा बेसिक्स कंसेप्ट से लेकर के अपर हाई लेवल आईआईटी के क्वेश्चंस भी हमने फ्रिक्शन के इसमें सारे इंक्लूड किए। बेसिकली फ्रिक्शन को पढ़ाऊंगा मैं 5 मिनट, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में मुझे 5 मिनट का आइडिया है कि ये कंसेप्ट 5 मिनट में होती क्या है। हमारे साथ रितेश हैं, तो रितेश हमारे साथ देखेंगे फ्रिक्शन पहले 5 मिनट में होता क्या है, और जैसे फ्रिक्शन की जानकारी आपको हो जाए आप तुरंत इंस्टेंट ऑफ टाइम सीधे न्यूमेरिकल से जुड़िए। वही है असली फिजिक्स और वही है असली फ्रिक्शन। चलिए 2 मिनट हम आपको रूबरू कराते हैं पहले फ्रिक्शन की एक सरसरी निगाह से थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर। देखिए, अगर आप सभी को पता होगा कि कोई बॉडी किसी फ्रिक्शनल सरफेस यानी रफ सरफेस के ऊपर रखी है, तो उसको अगर इसके ऊपर चलाना है तो सारी दुनिया कहती है कि चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो क्या ये अप्लाइड फोर्स इस बॉडी के ऊपर कुछ भी लगा दें ये चलने लगेगी? आप बताएंगे नो। कितना लगाना पड़ेगा कम से कम इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जब ये चलने लगे? आप बताएंगे कम से कम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। तो जानकारी देना चाहूंगा बच्चों को, फ्रिक्शन फोर्स हमारी फिजिक्स में किसके बराबर माना जाता है हमेशा? म्यू आर। यहाँ आर क्या है? जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी है तो वेट किधर को काम करेगा? नीचे को। रिएक्शन किधर को काम करेगा? जस्ट अपवर्ड्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ध्यान रखिएगा, बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर वो मूवमेंट की पोजीशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर वो रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के तमाम टाइप हैं, उन पर हमें आज जाना नहीं है। हमें तो फ्रिक्शन की एक ही बात समझ में आती है भाई रितेश, कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू आर के बराबर होता है और हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ना फ्रिक्शन में कोई दूसरी कहानी मुझे समझ आई है अब तक, ना मैं समझना चाहता हूं। और आपकी ये पूरी यूनिवर्सल आज ही के दिन आज की पूरी कुमार मित्तल हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए, आपको बेस्ट क्वेश्चंस बेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा किसके बराबर होता है? म्यू एम जी, अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी है। और यही केस अगर होता है फ्रिक्शन में बॉडी के इंक्लाइन प्लेन पर रखे होने का, बॉडी के इंक्लाइन प्लेन पर रखे होने का। व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड, व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड, जब प्लेन को इंक्लाइन कर दिया गया है मतलब किसी एंगल पर झुका दिया गया है। तो प्रैक्टिकल सी बात नजर आती है यहाँ कि अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रखी है, तो हमारे बच्चे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छा पढ़ चुके होंगे। वेट किधर को काम करेगा? नीचे। रिएक्शन किधर को लगेंगे? फोर्स किधर को लगेंगे? ये सब पूछता है। हमने बताया ये थीटा, तो ये भी क्या होता है? थीटा। उसके चलते ये क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। ये क्या बन जाता है? एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा का रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसका नाम क्या हो जाता है? आर। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूवमेंट के अपोजिट लगता है, तो इसकी मूवमेंट टेंडेंसी डाउनवर्ड्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर किधर को लगेगा? ऊपर को। और इस म्यू आर की जो वैल्यू होगी उसमें से आर अब की बार एम जी नहीं होगा, वो एम जी कॉस थीटा होगा। तो इस बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रखा गया है, यानी ये नीचे नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब साफ है एम जी साइन थीटा म्यू आर के बराबर है, और आर की वैल्यू यहाँ पर एम जी कॉस थीटा के बराबर है। इसे एंगल ऑफ रिपोज के नाम से भी जाना गया, म्यू बराबर टेन थीटा। अब मैं आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत डीपली पढ़ा चुका हूँ। आपको पता है कि अगर ये मोशन डाउन चलने लगे तो इसको नीचे लाने वाला कौन? इसका अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर कमजोर पड़ गया तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी तो रिटर्न कर सकते हैं, एम जी साइन थीटा नीचे लाएगा, म्यू आर अर्थात एम जी कॉस थीटा इसका अपोज करेगा, इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख देंगे। तो अगर किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी डाउनवर्ड्स मूवमेंट कर रही है, तो मूवमेंट करने के बाद एक्सेलरेशन का वीडियो ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बन जाएगी। करेक्ट है? यहाँ तक हमारी बात इस फ्रिक्शन को लेकर के बेसिक पर है। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं और बार बार कहना चाहते हैं आप सभी बच्चों को कि फ्रिक्शन हमेशा म्यू आर के बराबर होता है और हमेशा वो मोमेंट के
अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसके अलावा फ्रिक्शन की कोई थ्योरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मेरा मानना है। चलिए, हमारे भाई दिवाकर ने कुछ अच्छे सवाल जो एनसीईआरटी के साथ साथ हमारे कुमार मित्तल के एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से भेजे हैं। मैं अभी इन्हीं सवालों पर बात करता हूँ, अभी इन्हीं सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और ये सवाल जब आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा एंटरटेनमेंट आएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ एक सवाल की। पहला सवाल है हमारे कुमार मित्तल से एग्जाम्पल 9 हमारी किताब में वो एग्जाम्पल 9 है। आप सवाल को मैं रीड करता हूँ, आप देख लीजिएगा। बोला एक वायुयान जिसका द्रव्यमान 10,000 किलोग्राम, देखिए ये एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो मास है वो टोटल 10,000 किलोग्राम है, 10,000 किलोग्राम। टेक ऑफ के लिए मिनिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। मिनिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की चाल चाहिए। ये पृथ्वी पर जब तक रनवे पर 100 मीटर दौड़ नहीं लेता तब तक टेक ऑफ नहीं करता। इसको मिनिमम टेक ऑफ के लिए कितने मीटर का रनवे चाहिए? मिनिमम 100 मीटर का। तो वायुयान के पहियों और पृथ्वी के बीच घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू 0.3 बताई गई है। पहला सवाल है, यह मान करके प्रस्थान के लिए वायुयान एक समान रूप से त्वरित होता है, वायुयान के प्रस्थान के लिए इंजन के लिए आवश्यक न्यूनतम बल की गणना कीजिए। तो सुनिए, आपको तो पता है कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा ये, जब 20 की रफ्तार हो जाएगी इस जगह पर तब ये टेक ऑफ के लिए तैयार होगा। तो 0 से 20 की रफ्तार ये कितने मीटर चल के ट्रैवल करेगा? तो सबसे पहले हमें मोशन की तीसरी इक्वेशन लगानी चाहिए दिवाकर, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 20 होने वाली है, तो 20 × 400 रेस्ट से चल टेक ऑफ करना शुरू करता है। 0 a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी चाहिए, और s 100 मीटर। सबसे पहले तो देखिए, इसे टेक ऑफ करते समय इसके पास इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसके अलावा जब आपका ये प्लेन जमीन पर चल रहा होगा यानी घिसट रहा होगा, तो टायरों में फ्रिक्शन लग रहा होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स को खत्म करने के लिए आपका इंजन ही तो फोर्स लगा रहा होगा। तो आप पता लगाओ, जब ट्रेन आगे को बढ़ रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लग रहा होगा? पीछे को, म्यू एफ के, और वो किसके बराबर रहा होगा? म्यू, इसमें म्यू की वैल्यू दे दी है, और r = mg। ये तो m हो गया, और g को कह देना 10। उम्मीद करता हूं 30,000 न्यूटन फोर्स तो केवल फ्रिक्शन को खत्म करने में खर्च हो जाएगा, और टेक ऑफ करते समय इतना एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन भी तो इंजन ने ही पैदा किया होगा, तो इंजन द्वारा लगाया गया थ्रस्ट F = m × e होगा ही करेगा। भाई टेक ऑफ करते समय अगर इसने 20 की रफ्तार पकड़ ली है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पक्का है, वो चला होगा। तो कितने 10,000 किलो का प्लेन, 2 का एक्सेलरेशन, तो टेक ऑफ कराने के लिए 20,000 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, और फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए 30,000 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। तो ये टोटल फोर्स इंजन को ही तो लगाना पड़ेगा। टेक ऑफ करने में भी इंजन की ताकत लगेगी, और इस फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए भी इंजन की ताकत का तो इस्तेमाल होगा। तो बोला टोटल इंजन द्वारा लगाया गया बल बताइए। तो 30,000 ये लगाया है, 20,000 वो लगाया है, अर्थात 50,000 न्यूटन का बल इंजन ने लगाया होगा, तब जाकर के ये टेक ऑफ के लिए तैयार हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया, आपने पूरी थ्योरी पर ध्यान दिया होता दिवाकर, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल फ्रैंकली समझ आता और बात भी समझ में आती। वैसे मैंने कल 2 वीडियो जो आपको फ्रिक्शन के भेजे थे, वहां भी बहुत कुछ था उन दोनों वीडियोज में। इसके पहले जो दोनों वीडियो मैंने फ्रिक्शन के भेजे थे, पूरा पैकेज था वो कॉम्बो ऑफ फ्रिक्शन, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे। तो एक सवाल और आप तक पहुंचाता हूं। एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, जब क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री का है, जब क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री का है तो गुटका सीमांत संतुलन में है। जब क्षैतिज से झुकाव 45 का हो जाता है तो बताइए गुटका कितने त्वरण से फिसलेगा। सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा सवाल होता है, दिवाकर ने इसे भेजा है,
लेकिन मुझे लगता नहीं कि दिवाकर को इसे भेजना चाहिए था मुझे। हमने अभी बताया और पहले भी जो वीडियो थे उनमें इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया कि जब ये 30 डिग्री के एंगल पर रखा है रितेश, तो ये सीमांत संतुलन में है बेटा। किसमें है? सीमांत संतुलन में। और अगर 30 डिग्री की लोकेशन पर ये सीमांत संतुलन की स्थिति है, तो आप सिर्फ मुझे ये बताइए, सीमांत में है तो आपको पता है म्यू बराबर tan थीटा है, पक्का है कि नहीं? यानी म्यू कोई माई का लाल बदल नहीं सकता जिसका 1/√3 होने वाला है। करेक्ट है। अब अगर ये इंक्लिनेशन 30 से बढ़कर के 45 हो जाता है, आप सुनिएगा, 30 से बढ़कर 45 हो जाता है ये इंक्लिनेशन, तो आपको पता है 30 डिग्री तो सीमा का अंत हो गया था। हम तो करें 31 डिग्री होता तो बदबदा के नीचे आ जाता है, ये तो 45 हो गया है। तो 45 होने का मकसद क्या है? इसे नीचे लाने वाला कौन? mg sin 45। इसका विरोधी कौन? म्यू आर। और म्यू डिसाइड हो गया, ये रोज रोज बदलता नहीं है, 1/√3। और आर की जगह जब इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी होती तो mg cos थीटा। mg, तो इस ब्लॉक को अब नीचे लाने वाला कौन बैठा है यहां? mg sin 45। इसका विरोधी कौन बैठा है? म्यू mg cos 45। mg cos 45 इज इक्वल टू m इंटू ए। यही तो एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है। सारे m कॉमन लेके काट दीजिए, प्यार से इसे सॉल्व कर दिए। g/√2 कॉमन ले लिए जल्दी से, बचा क्या मेरे पास? 1 - 1/√3। और इसके कैलकुलेशन पॉइंट्स में कैलकुलेट करके लाइए, शायद 2.93 समथिंग कुछ आ जाए, ऐसे ही जो भी आ जाएगा आपके हवाले। चलिए अगला सवाल, ये हमारी बोर्ड की कुमार मित्तल के एक्सरसाइज से ये क्वेश्चंस थे दोनों। अब सीधे बारी आती है एनसीईआरटी की। बेसिकली एनसीईआरटी में तो कुछ गिने चुने सवाल ही दे रखे हैं। हाँ, फ्रिक्शन के कुछ गिने चुने सवाल हमारी एनसीईआरटी की बुक में हैं, तो मैं उन्हीं सवालों पर बात करता हूँ। वैसे हमारी किताब में 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन दिवाकर ने हमें सॉल्व करने को पकड़ा दिए, लेकिन ऑल आर गुड क्वेश्चंस। हम कहेंगे कि ये सभी बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए आज का पहला सवाल, चित्र में प्रदर्शित व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील एक संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। यदि व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? यदि व्यक्ति जूतों और पट्टे के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, तो पट्टे के कितने त्वरण पर व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है? पट्टे पर कितना त्वरण हो जाए कि पट्टे के सापेक्ष उस पर वो स्थिर बना रहेगा? सुने पहले बात क्या है। हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब जो कन्वे करने के लिए होती है, यहाँ पहिए लगे हैं, व्हील बेरिंग, उसी के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी है। ये व्हील घूम रहे होंगे तो ये बेल्ट भी ऐसे रन कर रही होगी, ऐसे रन कर रही होगी, चाहे ऐसे रन कर। इस बेल्ट का रनवे जो है वो कितने एक्सेलरेशन का है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसकी बेल्ट में मोशन हो रहा है। और ये व्यक्ति आदमी 65 किलो का है, जो कि इस बेल्ट के ऊपर खड़ा है। इस बेल्ट के ऊपर खड़ा। पहला सवाल है उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल। तो इस व्यक्ति पर अगर मैं बल पता करना चाहूंगा तो इस व्यक्ति पर तो केवल एक ही बल लगेगा, R बराबर m। R बराबर mg, सॉरी m इंटू ए, mg के R बराबर m इंटू। भाई आदमी कन्वेयर बेल्ट पर खड़ा है और बेल्ट एक्सेलरेट हो रही है, तो क्या फोर्स लगेगा? m 65 है, एक्सेलरेशन भी शायद 1 है। तो अगर आपसे कोई बल पूछता है या आगे रिएक्शन नहीं बल्कि फोर्स, तो ये बराबर m इंटू ए, यानी 65 न्यूटन। पहला सवाल हो गया। अब एक सवाल और उठाया है कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0.2, तो बताइए वो व्यक्ति कितना एक्सेलरेशन रखे? उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच ना घर्षण, पट्टे के कितने त्वरण पर वो स्थिर रह सकता है? यानी ये अगर एक पट्टा ये धीरे धीरे चल रहा है तब तक तो स्थिर है, लेकिन अगर ये पट्टा बहुत तेज भागने लगे तो ये गिर नहीं जाएगा। तो कह रहा है मैक्सिमम ये एक्सेलरेशन कितना हो जाए कि ये पट्टे पर स्थिर बना रहे। पट्टे पर तुमको पता है इस पर लगाया गया अगर इसका वेट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और इसका वेट एक दूसरे को जब तक काउंटर बैलेंस करेंगे तब तक ये स्थिर रहेगा, नहीं तो ये गिर जाएगा।
तुमको पता है इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी के बराबर, और इस के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए पता लगाना है। तो एम से एम उड़ा दें, एम से एम उड़ा दें और कैलकुलेट करके जरा देखें वो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, जी की वैल्यू 10 रखनी है कि 9.8 रखनी है, हमारी एनसीईआरटी है तो 9.8 ही रखेंगे। अगर 10 रखते तो करीब करीब 2 होता, और अगर 9.8 रखे हैं तो 1996 यानी 1.96। ऐसी बातें मैंने बहुत बताई ना। अरे भाई ये पट्टे पर बहुत तेज पट्टा अगर ये भागने लगेगा और इसे गिर पड़ेगा उसी में, लेकिन अगर वो स्थिर है, पट्टा बड़े प्यार से चल रहा है, तो स्थिर इसलिए रह पा रहा है क्योंकि इस पर लगने वाला घर्षण बल और इसका वेट अभी एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे थे। यानी इसका फ्रिक्शन फोर्स, वो कहते वेट इसका जो था, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स जो था वो इसके अगर जब तक मैक्सिमम बराबर तक पहुंचोगे तब तक वो स्थिर रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, ये कमज़ोर है, तो भी स्थिर रहेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया, ये कम पड़ गया, तो भट्टे से मुंह के बल गिर पड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आपके साथ हैं। शायद सबसे बढ़िया सवाल इस चैप्टर को लगाने वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रूबरू कराते हैं। कनेक्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का ये मैटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक ट्रक का पिछला भाग खुला है। गजब का सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ये एक ट्रक है, ट्रेलर वाला ट्रक है, ठीक। ये एक ट्रक है, तमाम पहिए जिसमें लगे रहते हैं, ट्रेलर वाला ट्रक। हुआ क्या है, इसका पूरा ये हिस्सा खुला है। एक 5 मीटर दूरी, ये ट्रक के अगले से पिछले हिस्से की पूरी दूरी कितनी है 5 मीटर। यहाँ एक 40 किलो का बक्सा रखा था। कितने किलो का 40 किलो का। और ये ट्रक अचानक एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बात करनी है, अगर यहाँ सब जगह घर्षण है पूरे ट्रेलर में, जिसका घर्षण गुणांक शायद 0.2 बताया गया है, क्या 0.15 बताया गया है, 0.15 है। तो बताता है, पूछा है बताओ ये बक्सा जब ट्राले से नीचे गिर चुका होगा तो ये ट्रक कितना आगे चला गया होगा। ट्रक कितना आगे। तो आपको तो पता ही, अगर ट्रक आगे को एक्सेलरेट होगा तो ये बक्सा किधर को भागेगा। क्यों? क्योंकि जितना एक्सेलरेशन इसको ट्रक को आगे को दिया जा रहा है, उतना ही सेम एक्सेलरेशन इस ब्लॉक को इधर की तरफ मिल रहा है। वो एक्सेलरेशन लगने से इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे बताओ। यानी इस बक्से के ऊपर जो 40 किलो का है एक्सेलरेशन बता रखा गया है, उसमें पीछे की तरफ लगने वाला बल कितना है 80 न्यूटन। तो अगर यहाँ घर्षण ना होता तो एक ही झटके में सुर्र करके नीचे गिर गया होता। लेकिन अगर यहाँ घर्षण है तो जब ये बक्सा इधर को भागने की कोशिश करेगा तो घर्षण क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। और घर्षण बल हमेशा किसके बराबर रहा है, म्यू आर की। म्यू की वैल्यू बाबू लोग कितना दी गई है, रिएक्शन एम जी के बराबर। रिएक्शन एम जी के, क्योंकि भैया एनसीईआरटी का कार्यक्रम है इसलिए हम जी को 10 ना लिखेंगे। बात करता हूँ, अगर तुम कंपटीशन में होते, आईआईटी में होते, तो मैं कहता जी को 10 लिख दो। लिख दिया यार, क्या जाता है, हम 9-10 लिख के हल कर देंगे, तुम 9.8 लिख के हल कर लेना। तो 15 चौको 60, हमने क्या कह दिया 80 न्यूटन फोर्स इधर को लग रहा था जो इधर लाने की कोशिश कर रहा है संदूक को, और 60 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है फ्रिक्शन के रूप में। मैं आपसे कहूं तो इस संदूक के ऊपर इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, क्या बताएंगे। 80 इधर 60 उधर, तो इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू m इंटू ए के अलावा कुछ पढ़ा है क्या आज तक हमने। तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ 40 रख देता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये वो एक्सेलरेशन है जो बक्से को मिल गया है। बक्सा रेस्ट से चलना शुरू करेगा, इतने एक्सेलरेशन को फॉलो करेगा। बक्से को इस ट्राले से नीचे गिरने के लिए कितना ट्रैवल करना है,
5 मीटर। हम पता करते हैं कि 5 मीटर ट्रैवल करने में बक्से को कितना टाइम लगेगा, बक्से को कितना, तो कौन सी इक्वेशन हमारी मदद करेगी, सेकंड। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, बक्से को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना चलना पड़ा है, 5 मीटर। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आ गई है, हमें टाइम पता लगाना है, 5 चौको 20 √20 सेकेंड, टी स्क्वायर है ना। √20 सेकेंड में ये बक्सा इससे नीचे गिर चुका होगा, इसकी गारंटी है कि नहीं। लेकिन ये थोड़ी पूछा बक्सा कितनी देर में गिरा है, बोला जैसे बक्सा गिरना मतलब यहाँ से खिसकना शुरू करता है, जब तक गिर नहीं जाता तब तक ट्रक ने कितना चल लिया है। तब ट्रक लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, कितने थे, तब ट्रक की डिस्टेंस निकालेंगे तो यस बराबर क्या लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ। ट्रक रेस्ट से चलना शुरू करेगा तो यू 0 होगा। एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है, ट्रक का एक्सेलरेशन लगेगा 2 और टाइम उतने, जितनी देर में यह बक्सा नीचे गिरा उतनी देर तक ट्रक आगे को चलता रहेगा कि इंतजार करेगा देखने के लिए क्या तुम गिरे कि नहीं अभी। तो √20 का स्क्वायर। तो हमारी किताब में 20 मीटर है, हमारा आंसर 20 मीटर आ गया है। आप अपनी किताब में चेक करेंगे दीवार तो 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। वो क्यों आ रहा है आपको पता है, जी को 9.8 रखना था, तो यहाँ जी को 9.8 रख लेंगे। जब आप ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, ये कुछ और आएगा, वो कुछ और हो जाएगा। हो गया, समझ गए कि नहीं। इससे तो थोड़ा कम आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, पक्का। चलो एक और सवाल छोटा सा, बहुत बेकार सवाल आप पूछे हैं, वो कोई मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ। एक बढ़िया सा सवाल, बढ़िया सा कंसेप्ट, एक सवाल के लिए और हाजिर होता हूं आपके लिए अभी लेकर तुरंत। सवाल क्या है, 15 किलोग्राम का कोई गुटखा किसी लंबी ट्राली पर रखा है। आज ये अच्छे से मिटा नहीं रहा है, मौसम का असर इसके ऊपर भी होता है। एक 15 किलोग्राम का कोई गुटखा, 15 किलोग्राम का कोई गुटखा, ये सब एनसीईआरटी की फॉर्म्स हैं, ये सब एनसीईआरटी चल रहा है और 4-5 सवाल है सब बता डाले मैंने। 15 किलोग्राम का कोई गुटखा एक लंबी ट्राली के ऊपर रखा है। ट्राली और गुटखे के बीच म्यू की वैल्यू 0.18 है। ये हमारी एक पूरी ट्राली है, ट्राली और गुटखे के बीच म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.18। ट्राली विराम से 20 सेकेंड में, ट्राली विराम से चलती है तो यू बराबर 0। 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड तक 0.5 मीटर स्क्वायर के त्वरण से एक्सेलरेट होती है, लिखा हुआ है। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को, ट्राली के साथ गतिमान किसी प्रेक्षक को गुटखे की गति कैसे प्रतीत होगी, गुटखे की गति कैसे, तो इसमें कोई बातें नहीं है। हम बाहर खड़े हैं, ये ट्राली भागी जा रही है, तो ट्राली अगर एक्सेलरेट होकर के इधर को भाग रही है तो गुटखे पर फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। तो हम देखना चाहते हैं क्या माजरा है। चलिए देखिए पहले गुटखे पर त्वरण कितना लग रहा है, 0.5। तो गुटखे पर इधर की तरफ लगने वाला बल कितना होगा, यह बराबर m × a, कितने न्यूटन, 7.5 न्यूटन। लेकिन जब ये इधर घसीटने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन इसका विरोध करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, μr। तो म्यू की वैल्यू 0.18 r की जगह mg को 10 रख लेता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करने 1.8 को 15 से, 15 8 120, 15 एकम 15, 15 2 17 10 27, 15 8 120, ओ क्या कर दिया मैंने, 15 8 120, 15 एकम 15 2 17 10 27, यही रहेगा ना। और एक 0 और कर ले और फिर 0.2, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है मुझे बताओ जरा। इस पर फॉरवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो ये 7.5 न्यूटन इसका कुछ उखाड़ पाएगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, यानी ये इसके ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा, इसके ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसे बाहर से देख रहा हूं, ये मूव नहीं कर रहा, तो मुझे आगे को भागता नजर आएगा ये, बोलो। अगर मैं इसे बाहर खड़ा हूं, यहां से देखूं इसको, और ये फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स कमजोर है, तो ये कहीं को हिलेगा तक नहीं, तो हमको क्या लगेगा, ट्राली के साथ भागा जा रहा है, बोलो। लेकिन अगर हम भी ट्राली के ऊपर बैठे होते
तो ये हमको स्थिर नजर आता। अगर हम टाली के ऊपर हम चढ़ जाते और हमारी ये टाली भागी जा रही होती तो हमको कैसा दिखता? टाली के ऊपर हम चढ़े होते तो ये स्थिर दिखता, स्थिर है क्योंकि, और टाली के बाहर अगर हम चले हैं और टाली भागी जा रही तो ये टाली के साथ ये हुए भागा जा रहा है। बात खत्म नहीं हो गया? चलो एनसीईआरटी खत्म हो गई भैया। हमने आपसे वादा किया था कि बोर्ड के बेसिक सवालों से लेकर के आईआईटी तक के सवाल आज की इस वीडियो में शामिल करूंगा। तो देखें, हमने इस वीडियो में आपको फ्रिक्शन की कंसेप्ट भी बताई, कुमार मित्तल के सवाल भी बताए, एनसीईआरटी में 4 ही थे वो जी चारों बता दिए। अब चलता हूं आईआईटी की ओर। आज का पहला सवाल जो आईआईटी के सेगमेंट में है वाकई बहुत लाजवाब है। देखिएगा रितेश, बहुत अच्छा लगेगा। दिवाकर, आपका भी सवाल है और ये मेरा भी बड़ा फेवरेट सवाल है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है इस सवाल को लगाना। ये हमारे आईआईटी सेगमेंट में ऑब्जेक्टिव आईआईटी वाले सेगमेंट से क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या कहता है। एक पृष्ठ पर एक द्रव्यमान यम का ब्लॉक रखा है। पृष्ठ की ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट, यहीं से लोग फंस जाते हैं। सुनिएगा, एक ब्लॉक रखा है किसी पृष्ठ पर और उस पृष्ठ का जो इक्वेशन है वो कुछ y बराबर x³/6 दे रखा है। x³/6 दे रखा है। कह रहा है यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो, म्यू की वैल्यू 0.5 हो, तो धरती से कितनी ऊंचाई पर बिना फिसली रखा जा सकता है? मतलब मुझे ऊंचाई यानी y कोऑर्डिनेट चाहिए। ऊंचाई माने y कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, कहते हो ना। चलो, तुम कहते हो जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर होती है और अगर ये स्थिर रखा है, तो स्थिर रखा है तो अभी आज ही मैंने प्रूव किया और पहले से भी जानते हो, म्यू बराबर क्या होना चाहिए? tan थीटा। तो मैथ के भी विद्यार्थी हो, सवाल भी आईआईटी का है। मैं तो जाने कितनी बार बताया हूँ कि dy/dx जो होता है वो tan थीटा होता है। नहीं बताया है, क्योंकि dy/dx को स्लोप भी कहते हैं। आपने पूरा टेंजेंट एंड नॉर्मल मेरे साथ मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो मैंने बताया था ना dy/dx को m कहते हैं और m = tan थीटा होता है। करोड़ों बार प्रूव हो गया है। और tan थीटा = y/x होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 अर्थात 1/2। एक इक्वेशन ये है, पक्का? सुनो, ये y को डिफरेंशिएट कर दो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? यहाँ क्या हो जाएगा? और dy/dx किसके बराबर है? किसके बराबर है? और म्यू की वैल्यू कितनी है? = क्या रहा है? x²। x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और x की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो मुझे y तो चाहिए कि कितना ऊंचा उठा रहेगा। आंसर आया होगा 1/6। आंसर आया होगा। हाँ, ये कहाँ रखा है, कितनी हाइट पर रखा है? तो हाइट का मतलब मुझे y का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। ये जहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ पर रखा हुआ है स्थिर है, तो स्थिर होने का मतलब ऊंचाई चाहिए मुझे। ऊंचाई मतलब y चाहिए। तुम क्या पढ़ते हो? ये तुम्हारी एक्सप्रेशन दे रखी है जिस प्लेन पर रखा हुआ है, उस प्लेन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे m के बराबर कहते हैं। और यम ही मेरा tan थीटा होता है और tan थीटा बराबर म्यू होता है और tan थीटा = y/x होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर tan थीटा = dy/dx। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx पाया। dy/dx पाया तो ये हमारे सामने आया और dy/dx को ही tan थीटा कहते हैं और tan थीटा ही मेरा म्यू होता है। और म्यू की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू मुझे चाहिए। बोला कितना ऊंचा लटकाना पड़ेगा। सवाल पूरा हो गया क्या? चल अगला सवाल एग्जाम्पल 5 से निकल गया। हमने कहा जब कंपटीशन का सवाल हम लगाएंगे तो हमें लगता है कि रियली बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है। हमने आज तक कभी किसी आईआईटी में या किसी भी डिफरेंट कंपटीशन में जब कोई सवाल पूछा गया है तो मैं कभी उसमें असहज महसूस नहीं करता कि यार ये कहीं कठिन सवाल है क्या। इंस्टेंट ऑफ टाइम लग जाएगा वो बोर्ड के सवाल देखो, हम लगाए एनसीईआरटी लगाए ना, वो टाइम दे दे के समझाना है। कहीं चूक हो गई तो खेल हो जाएगा। यहाँ आपके पास टाइम ही कम होता है, कम टाइम में सवाल लगाना है तो अच्छा सवाल लगाइए ना। चलिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए जो फ्रिक्शन सिखा जाएगा आपको बहुत डीप में फ्रिक्शन सिखा जाएगा। एक फोर्स ऐसे झेलने वाला लगा हुआ है, वो भी एक एंगल पर लग रहा है। इस फोर्स का नाम F, इस फोर्स का नाम F। और ये
एंगल यहाँ से बताया जा रहा है 60 लग रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? 60। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बन रहा है। तो सवाल ये उठा है कि अगर इस ब्लॉक का मास √3 किलोग्राम है, √3 किलोग्राम है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1/2√3 है, तो और जी की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है, तो बताइए एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ की वैल्यू, तो चलो भाई अब एफ को थोड़ा हम घसीटते घसीटते यहाँ तक ले आए अगर, तो इसका नाम तो एफ ही होगा, बोलो। और आगे चले तो एफ के कंपोनेंट तोड़ना बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? पक्का ये वाला 60 होगा कि ये वाला 60 होगा? हाँ, ऐसे एक पैरेलल लाइन जा रही है ऐसे, तो ये 60 है तो कौन सा 60 होना चाहिए? हाँ, ये फोर्स ऐसे चला आ रहा है, ये एंगल 60 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का है? कहीं लोचा तो नहीं है कोई? सही है ना? चलो, अगर ये 60 है तो इस फोर्स को इधर की तरफ कौन करेगा? इसका क्या माजरा है? एफ साइन। पक्का है? इस ब्लॉक का वेट किधर को काम करेगा? जो किसके बराबर है? रिएक्शन हमेशा किधर को लगता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर, बात खत्म। चलो, तो अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो मूव कराने के लिए कौन लगने में लगा है? एफ cos 60। तो कितना हो गया? और ये एफ cos 60 कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? तभी ये मूव करेगा। बिना एफ cos 60 की वैल्यू म्यू आर के बराबर हुए मूव नहीं करेगा। हाँ, अब कुछ लोग आओ देखते हैं ना ताओ, बोले गुरुजी आप ही तो पढ़ाए हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा रहे तो म्यू बराबर कितना होता है? mg। और हो गया सवाल गलत। आंखें खोलो भाई साहब, हमारा साइंस है ये। आर के विरोध में हमेशा mg होता था, मैं मानता हूँ, लेकिन आज ये फोर्स इंक्लाइन हो जाने की वजह से आर के mg के सपोर्ट में एक और साहब बैठे हैं, तो आपका आर आज सिर्फ mg नहीं बल्कि mg प्लस एफ साइन 60 भी होगा। पक्का है ना? अब आप इस आर की जगह पर बहुत प्यार से √3g प्लस एफ इंटू √3/2 लिखिए। क्यों रितेश? और म्यू की वैल्यू बाबू कितनी दी है? 1/2√3। सब कुछ आसान है, आसान है हलवा। तो √3 की कहानी हो गई खत्म। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लो g/2, कितना? प्लस f/4, और यहाँ पर बचा है f/2। इसको पकड़ के इधर ले आओ तो ये भी कितना हो जाएगा? f/4 इज इक्वल टू क्या बचा? अगर आप चाहो तो इसे कटवा दो, तो f बराबर कितना होना चाहिए? 2g। NCERT होती तो मेरा आंसर 19.6 आता। अब क्योंकि IIT है इसलिए 20 आएगा। नहीं समझे? IIT है इसलिए 20 आएगा। लो भाई दिवाकर, आपका सवाल एक और हो गया। हम यही तो चाहते हैं, आप साइंस जब सीखें तो ऐसे रिएक्शन दें जैसे दिया आपने। यही तरीका है। साइंस बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, खासकर फिजिक्स उनमें से। बस पढ़िए, ध्यान लगाइए, अटका दीजिए उसको। अब देखना, अब एक कितना बढ़िया सवाल है। IIT एडवांस 2009 था वो। अब सारा खेल कुछ ऐसी सीन का था कि समझ ही नहीं पाए लोग होगा क्या। यहाँ एक प्योर थ्योरेटिकल सवाल था। वो थ्योरेटिकल सवाल क्या था जरा सुने। एक ऐसा गुटका है जो 10 लंबा 10 चौड़ा, ऊंचा काफी ज्यादा है, ऊंचा काफी ज्यादा है। ये प्रैक्टिकल सवाल था। तो अगर इसको हम ऐसे यहाँ रख देंगे तो ये ऐसे रखा रहेगा, लेकिन अगर ये प्लेन को हम उठाना शुरू करेंगे तो एक ऐसी स्थिति है कि जब ये उठ जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, तो पहले क्या होगा? ये पलट जाएगा और फिर चलना शुरू करेगा,
क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा और बेस कमज़ोर है इसका, ऊंचाई की तुलना में बेस कम है। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आके क्या करता है, सीधे स्लाइड करता है, या इस चौड़े वाले बेस की तरफ रखा होता तो भी ये स्लाइड करने लगता। लेकिन ये रखा कैसे है, 10 बाई 10 बाई 20 है। तो एक हाइट पर ले जाते जाते क्या होगा, पहले ये पलटेगा और तब ये चलना शुरू। इसका ऑप्शन होगा थीटा के किसी विशेष मान तक तल पर स्थिर रहेगा और इसके बाद ये पलट जाएगा, देन टॉपल, देन टॉपल। प्रैक्टिकल बात है, इसमें कुछ करना नहीं था, कोई सवाल नहीं था ये। चलो भाई, और सवाल है भी आपके पास, 1-2 बचा हुआ, एक सवाल है और एक सवाल इसमें से जो 12 नंबर है, जब आप आएंगे नेक्स्ट क्लास में तो फिर आपको बताऊंगा क्लास में एक्सप्लेन करके, उसकी ज़रूरत है। कह रहा है एक तख्ते के एक सिरे पर बक्सा रखा है, तख्ते के उस सिरे को धीरे धीरे उठाया जाता है, जब 30 डिग्री का कोण बन जाता है तो फिसलना आरंभ करता है। 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है, तो बक्से और तख्ते के बीच स्थैतिक और गतिक घर्षण गुणांकों की क्रमशः तुलना कीजिए। तुम सब वैल्यू निकालिए। सुनो, सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन पर एक बक्सा 30 डिग्री के एंगल तक स्टेबल है। कितने डिग्री के एंगल तक? 30 डिग्री के एंगल तक सिर्फ स्टेबल है, स्टेबल है। तो हमने इस केस के लिए बताया था ये एंगल ऑफ रिपोज का मामला है, यानी म्यू बराबर tan 30। tan 30 कितना होता है? तो पहला आंसर तो आपके सामने है। अब भाग दे लीजिएगा, हमको आता नहीं है ज़्यादा कुछ। 17 छक्का 102, 0.6 तो है यही। 17 छक्का 102, 0.6 तो पक्का है, यानी स्टैटिक कोफिशिएंट हमारा 0.6 होगा। लेकिन आगे की कहानी थोड़ी बढ़िया है। फिर जब और थोड़ा कोण 30 डिग्री का हो जाता है, यानी 30 डिग्री को पार कर 30.01 एंगल हो जाता है, तो फिर ये 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है। 4 सेकंड में, आप सुनो, 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करने का मतलब साफ है, वो हमसे त्वरण का इशारा कर रहा है, नहीं कर रहा है। यू क्या होगा? 0। कितना चला है? 4 मीटर। कितना त्वरण है? पता नहीं। कितनी देर में? 4 सेकंड में। 4 चौको 16, 1/4, 2 चौक 2 8 16, 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो अब ये क्योंकि चलने लगा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तब मामला काइनेटिक का आ जाएगा। और तब मामला काइनेटिक का आ जाएगा, नहीं F बराबर M इंटू ए और F बराबर म्यू आर। F बराबर, हाँ, अब एक्सेलरेशन यानी इसकी वजह से पैदा हुआ बल किसके बराबर है? घर्षण बल के बराबर है, तभी तो नीचे को स्लाइड कर रहा है। तब M की जगह M, ए की वैल्यू मैंने पाई है, म्यू की वैल्यू वो चाहता है। अब म्यू नहीं होगा, म्यू के हो जाएगा क्योंकि अब चलने लगा ना। और आर की जगह पर इंक्लाइन प्लेन पर हमेशा mg cos थीटा होता है, mg cos थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? अबे 30.01 डिग्री हो गया होगा, चलने लगा तो लेंगे तो 30 है ना उसे। चलो अब आओ, m से m कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो। मैं तो म्यू के चक्कर में आया हूँ। म्यू के की वैल्यू 1/g√3, 1/। अब जी की वैल्यू आप 10 रख लेना, √3 कर लेना, हल करके निकाल लेना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी इससे कम आएगी, इससे। हाँ, स्टैटिक कोफिशिएंट हमेशा काइनेटिक से ज़्यादा होता है। जो भी आएगी इससे कम आएगी, अब हल करके निकालना मेरा काम। क्लियर हुआ कि नहीं? लो भैया दिवाकर, एक क्वेश्चन छोड़ करके मैंने आपके आज एनसीईआरटी कवर कर दी, बोर्ड के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए और सारे आईआईटी के सवाल कवर कर दिए। अब एक लेक्चर और आ जाइए। रितेश ने सारी वो लगा डाली है पूरी यूनिवर्सल, आप भी आज पूरी लगा डालिए। रितेश ने ये नहीं लगाई थी, यूनिवर्सल पूरी लगा ली है। आज आपको मौका देता हूँ, यूनिवर्सल पूरी लगा लीजिए। कल दोनों लोग आइए तो दोनों लोगों के फाइनल सवाल फ्रिक्शन खत्म करके रक्षा बनवा दें आपका, ठीक है? थैंक यू। वो पैराबोला शुरू किया कि नहीं? अभी नहीं शुरू किया, शुरू किया। थोड़े दोनों को बराबर टाइम मिला करके, दोनों की इंपॉर्टेंस है। मैथ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है अपने इंजीनियरिंग में, ठीक है ना? चलो, अरे बहुत जल्दी लग गया, मैं तो सोचा